नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को है, वक्त तो चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां दिन। बजट अनुदान मांगों पर विभागवार होगी चर्चा। कल रात 10 बजे तक चली थी सदन की कार्यवाही। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज टीकमगढ़ से जारी करेंगे लाडली बहना योजना की 14वीं किश्त। बालाघाट की अमरवाड़ा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी खंडवा से गिरफ्तार। एमपी एटीएस ने किया अरेस्ट। लोन वुल्फ अटैक की बनाई थी योजना। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। भिंड में बदमाशों के हौसले बुलंद। रंगदारी के लिए पेट्रोल पंप पर की फायरिंग। गोली लगने से 2 लोग घायल। फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में गिरी फॉल सीलिंग। स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट में हुआ हादसा। बाल बाल बची मासूमों की जान। भोपाल में फिर थमे लो फ्लोर बसों के पहिए। बीसीएलएल और चलो ऐप के बीच रेट को लेकर तनातनी। आज भी नहीं हो सकेगा 6 रूट्स पर बसों का संचालन। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं और मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर से रुक कर शुरुआत करते हैं, जहां पर एटीएस ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने खंडवा से इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी की लोन वुल्फ अटैक की योजना थी। बताया जा रहा है कि आतंकी के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान थे। इसके लिए आतंकी जवानों के परिवारों की रैकी भी कर रहा था। आतंकी फैजान शेख को उसके निवास कंजर मोहल्ला सलूजा कॉलोनी खंडवा से दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। आतंकी के पास से बड़ी मात्रा में आईएम यानी इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस और दूसरे आतंकी संगठनों से संबंधित जिहादी साहित्य, मोबाइल फोन, पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। सिमी संगठन के सदस्य फॉर्म भी जब्त किए गए हैं। कब्जे से जब्त मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस में भी विभिन्न आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन, आईएसआईएस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा आदि के जिहादी साहित्य, वीडियो और फोटोज मिले हैं। गिरफ्तार आतंकी के प्रतिबंधित संगठन सिमी के सदस्यों से भी संपर्क होना पाया गया है। बड़ी सफलता एटीएस को मिली है, जिसमें एक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी, इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आतंकवादी को, जो एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, उसे पकड़ा गया है। मध्य प्रदेश की पुलिस और मध्य प्रदेश का प्रशासन किसी भी प्रकार की कोई घटना हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण है कि ऐसे आतंकवादी को हमने न केवल पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि इससे जुड़े हुए सारे राज भी हमने समझ लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित रूप से इनकी कमर टूटेगी और ऐसी किसी घटनाओं से लड़ने में पुलिस सक्षम है। मैं पुलिस के जवानों को बधाई देना चाहूंगा। और इस खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रही हैं भोपाल से। हरप्रीत, आतंकी संगठनों से जुड़े मॉड्यूल्स की गिरफ्तारियां इससे पहले भी मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों से होती रही है, चाहे वो सिमी संगठन से जुड़े हों या अन्य आतंकी संगठन। इस बार चूंकि इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, ये एक बड़ी कामयाबी है। जाहिर तौर पर इसके आधार पर कई और लिंक्स का खुलासा भी हो सकता है। जरा दर्शकों को बताइए कि कैसे गिरफ्तारी हुई और क्या कुछ खास इस दौरान मिला है।
देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश एटीएस यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने कल सुबह 4 बजे खंडवा से आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से संपर्क रखने के आरोप में फैजान शेख 34 साल के इस युवक को गिरफ्तार किया है। खंडवा के कंजर मोहल्ले के सलूजा कॉलोनी से इसको यहाँ पर एटीएस ने पकड़ा है। दरअसल लगातार ये युवक सोशल मीडिया पर सिमी संगठन और जो अन्य प्रतिबंधित संगठन है उनके जो जिहादी पोस्ट है वो यहाँ पे अपलोड करता था, उसके बाद उन्हें वायरल करता था। इसके साथ ही पाकिस्तान में चल रहे टेररिस्ट कैंप के वीडियो भी इसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाल रखे थे, जिसके बाद इसे जब गिरफ्तार किया गया उसके पास से मोबाइल और जो डिवाइस मिले हैं उसमें कई ऐसी प्रतिबंधित सामग्री यहाँ पर मिली है, जिहादी साहित्य यहाँ पर मिला। इसके साथ ही सिमी संगठन के ये कोर ग्रुप के संपर्क में था और उसके साथ ही इसके साथ सदस्यता फॉर्म भी सिमी संगठन के यहाँ पर मिले हैं। जानकारी में ये सामने आया है इससे पूछताछ में कि ये लोन वुल्फ अटैक की योजना बना रहा था, यानी किसी एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सामूहिक रूप से लोगों की हत्या करना या उन्हें नुकसान पहुंचाने की इसने योजना बना रखी थी। कई ऐसे प्रतिबंधित संगठनों के ये संपर्क में था। फिलहाल इसे गिरफ्तार किया गया है, 5 दिन की इसे रिमांड पर लिया गया है, इससे पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही इसके पास से एक पिस्टल और कारतूस भी मिले हैं। फिलहाल एटीएस ने अभी इसके परिवार का इस पूरे मामले में कोई हाथ होने या उनकी किसी तरीके की इसमें मिलीभगत होने की संभावना से इनकार किया, लेकिन पुलिस यहाँ पर एटीएस पूछताछ कर रही है और इसके जो अन्य साथी हैं उन्हें भी यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। फिलहाल एक बड़ी सफलता एटीएस के हाथ यहाँ पर लगी है। वो किसी बड़ी योजना, अटैक की योजना को अंजाम दे पाता उससे पहले एटीएस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इसने ये भी बताया कि इसके निशाने पर सुरक्षा बल थे। जी बहुत शुक्रिया अर्पित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये एटीएस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की एक बड़ी कामयाबी के रूप में से देखा जा रहा है, चूंकि इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़ा एक आतंकी खंडवा से गिरफ्तार किया गया है, जिसके लिंक आईएसआईएस से भी थे, सिमी संगठन से भी इसके लिंक बताए जा रहे हैं और इन सब के बीच अब पूछताछ से हो रही है। लोन वुल्फ अटैक की तैयारी था, यानी कि एक ऐसा अटैक जिसमें भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक व्यक्ति द्वारा अचानक अंधाधुंध तरीके से अटैक किया जाता है, इसको लोन वुल्फ अटैक कहते हैं। और इस तरह की तैयारी इस मॉड्यूल द्वारा की जा रही थी। इस आतंकी को गिरफ्तार किया गया। इससे जाहिर तौर पर बाकी लिंक्स की भी तलाश अब एटीएस की टीम कर रही है। भोपाल से ये महत्वपूर्ण खबर, जहां पर लो फ्लोर बसों के पहिए फिर थम गए हैं। राजधानी के 6 रूट्स पर 149 बसों के पहिए थमे हैं। बीसीएलएल और चलो ऐप के बीच रेट को लेकर दरअसल तनातनी है। आज भी इसके चलते बसों का संचालन नहीं हो सकेगा। टिकट एजेंसी चलो ऐप ने बीसीएलएल से मांग की है कि प्रति किलोमीटर दी जाने वाली राशि घटाई जाए, लेकिन ये उस पर तनातनी की स्थिति बनी हुई है, जिसकी वजह से लो फ्लोर बसों के पहिए आज भी 6 अलग अलग रूट्स पर भोपाल में थमे रहेंगे। कुल मिलाकर 150 के करीब बसें हैं। 149 बसों के पहिए इस तनातनी के चलते बंद रहेंगे। दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं भोपाल से, उनके पास चलते हैं। दुष्यंत, लो फ्लोर बसों का संचालन नहीं हो पाएगा चूंकि टिकट की रेट्स और इन सब को लेकर बीसीएलएल और चलो टिकट ऐप के बीच में तनातनी है। क्या ये तनातनी है, जरा ये बताइए, और किन किन रूट्स पर आज संचालन नहीं हो पाएगा ये भी बताइए। आप बिल्कुल देखिए, राजधानी भोपाल के लगभग 6 से 7 रूट ऐसे हैं जिन पर लो फ्लोर बसों का संचालन बड़ी संख्या में होता है, और उन्हीं जो बड़ी संख्या में लो फ्लोर बसों का संचालन वाला जो रूट है उन रूट पर अब जो लो फ्लोर बसें हैं उनका संचालन नहीं हो पा रहा है। और उसकी वजह बनी है जो टिकट एजेंसी चलो ऐप है उसकी और बीसीएलएल के बीच में तनातनी। और तनातनी भी इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से जो रेट दिए जाते हैं प्रति किलोमीटर के हिसाब से उनको घटाने की मांग यहाँ पर टिकट एजेंसी चलो ऐप ने बीसीएलएल से की है, लेकिन अब तक उस पूरे मामले को लेकर बीसीएलएल जो है फैसला नहीं ले पाया और बीसीएलएल की मनमानी को लेकर कहीं ना कहीं इस तरीके से चलो ऐप के जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, उनको फिलहाल यहाँ पर शिफ्ट नहीं किया गया, शिफ्ट नहीं लगाई गई, और उसी के चलते अब जो है वो
लो फ्लोर बसों का संचालन फिलहाल नहीं हो पा रहा है। गुरुवार को भी ऐसी ही स्थिति जो है राजधानी भोपाल के अलग अलग रूटों पर देखने को मिली थी। तो ऐसे में अब वो स्थिति जो है आज भी इसी तरीके से बनी रहने वाली है। इन 6 से 7 रूट पर अब तक जो है वो लो फ्लोर बसों का संचालन जो है वो शुरू नहीं हो सका है। आज दिन भर इस यात्रियों के लिए परेशानी का सबब ये जो बातचीत में जो सहमति नहीं बन पाई है उसको लेकर होने वाला है। यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। और जिस तरीके से 6 रूट की अगर बात करें तो कोच फैक्ट्री से लेकर बैरागढ़ चिचली के बीच में चलने वाली लो फ्लोर बस जो है वो उसका संचालन नहीं किया जा सकेगा। चिरायू मेडिकल कॉलेज से सलैया की ओर जाने वाली जो लो फ्लोर बस है उसका संचालन नहीं हो सकेगा। ऐसे ही लगभग 7 रूट हैं जिन पर आज लो फ्लोर बसों का संचालन नहीं होगा। और लो फ्लोर बसों के संचालन नहीं होने से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने वाले इसका असर पड़ेगा। और इन रूट्स पर जो लोग रोजाना इन बसों से सफर करते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। दुष्यंत, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये टिकट को लेकर ऐप और BCLL जो इसका संचालन करती है उसके बीच में तनातनी की स्थिति है, जिसकी वजह से यह संचालन पर असर पड़ेगा। इधर ग्वालियर से अगली खबर, जहां पर अस्पताल में फॉल सीलिंग गिर गई। कमला राजा महिला और बाल हॉस्पिटल में यह सीलिंग गिर गई है। स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट में यह हादसा हुआ है। हादसे के दौरान बाल मासूम बच्चे बचे हैं, चूंकि न्यूबॉर्न बेबी केयर यूनिट ये था और मासूम बच्चों को यहां पर रखा जाता है। इन सब के बीच ये फॉल सीलिंग गिर पड़ी और बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि बच्चे बाल यहां पर बच गए। वहां पर जो परिजन बच्चों के मौजूद थे उनमें जाहिर तौर पर अफरा तफरी और चिंता जैसी स्थितियां बन गई, लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ा नुकसान जान माल के तौर पर नहीं हुआ है। हालांकि फॉल सीलिंग गिरी है तो ये चिंता की बात है और लापरवाही किस स्तर पे थी ये भी जांच की बात है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नासिर, एक तो बताइए कि ये फॉल सीलिंग गिर गई, लापरवाही जाहिर तौर पर थी क्योंकि मेंटेनेंस नहीं किया गया वक्त पर, इसी वजह से हुआ। कब इसका निर्माण किया गया था और क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है प्रबंधन द्वारा और बाकी अन्य लोगों द्वारा? देखिए, ये ग्वालियर चंबल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और ये रेनोवेशन का काम हमेशा चलता रहता है। तो ये रेनोवेशन के तहत ही इसको फॉल सीलिंग है वो बनाई गई थी, लेकिन फॉल सीलिंग को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। वो न्यू बॉर्न बेबी केयर की थी और गिर गई है। लेकिन हालांकि राहत की बात यह है कि बच्चों के ऊपर नहीं गिर रही है, लेकिन उसके बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। और उसके बाद जो जयरोग अस्पताल के जो अधीक्षक है उन्होंने जो संबंधित जो रेनोवेशन जो कंपनी करने वाली थी उसको नोटिस जारी किया, उससे जवाब तलब किया है और उसके बाद कार्रवाई करने की बात की है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जयरोग अस्पताल समूह जो कमला राजा भी उसमें आता है, लगातार इस तरह की घटनाएं आ रही है और उसमें चाहे निर्माण की बात हो चाहे और भी दूसरी बातें हो, लेकिन उसको लेकर जरा भी जो प्रशासन है अस्पताल प्रबंधन वो गंभीर नहीं है। और यही वजह है कि लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें इजाफा हो रहा है। चलिए, अब नजर बना के रखिए नासिर, चूंकि और क्या कुछ अपडेट इस पर निकल के सामने आता है कार्रवाई को लेकर और जिम्मेदारी तय करने को लेकर, इस पर भी आगे आपसे बात करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए, चूंकि अगली खबर भी हम जो दर्शकों को दिखा रहे हैं वो भी ग्वालियर से ही खबर है। ग्वालियर में न्यू एयरपोर्ट बिल्डिंग में पानी का रिसाव हुआ है। बारिश के बाद रिसाव के हालात बने हैं। टर्मिनल की छत से पोर्च एरिया में पानी का रिसाव हुआ है। रूफ टॉप को उसके बाद दुरुस्त कराया गया है और राजमाता विजयाराजे सिंधिया टर्मिनल ग्वालियर हाल ही में इसका उद्घाटन कराया गया था और बड़ा भव्य तरीके से इसे बनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इसे बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर अब बारिश के बाद में पोर्च एरिया में पानी का रिसाव हो रहा है। रूफ टॉप को इसके बाद दुरुस्त कराया जा रहा है। नासिर हमारे सहयोगी बने हुए। नासिर, बताइए अपडेट। अभी बना था और पानी टपक रहा है। एयरपोर्ट है जो सबसे कम समय में बना है और उसका जो शिलान्यास है गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और अभी से कुछ महीने पहले ही इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन जो 2 दिनों की बारिश लगातार रुक रुक के हो रही है उसमें इसकी जो निर्माण की पोल है वो कहीं ना कहीं खोल दी है। और एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर है उनका कहना है कि जो सेफ्टी के इंतजाम असेसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि जो जबलपुर में जो घटना हुई, जबलपुर के जो एयरपोर्ट से पानी का रिसाव हुआ उसके बाद से, लेकिन जो ये जो पोर्च एरिया है
पोर्च एरिया से ये पानी का रिसाव हुआ है। हालांकि इसको रूफ टॉप करके दुरुस्त करा दिया गया है, लेकिन लगातार इस तरह की जो घटनाएं आ रही है, चाहे दिल्ली का एयरपोर्ट हो, चाहे जबलपुर का एयरपोर्ट हो, या फिर ग्वालियर का न्यू एयरपोर्ट, यहाँ की जो बिल्डिंगों से पानी का जो रिसाव आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो निर्माण करता है एजेंसी है, उन पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया इसी मामले को लेकर एक बैठक ग्वालियर में ले रहे हैं, उसमें समीक्षा करेंगे और शायद ये भी एक मुद्दा हो सकता है कि आखिर एयरपोर्ट में ये पानी का रिसाव कैसा हुआ, तो उस पर भी कहीं ना कहीं सिंधिया सवाल कर सकते हैं। जी नासिर, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बना के रखिएगा और सिंधिया इस मसले को लेकर क्या बोलते हैं या फिर क्या अपडेट निकल के आता है, वो भी आपके जरिए दर्शकों को बताएंगे। तो ये ग्वालियर का जो नया बनाया गया एयरपोर्ट टर्मिनल है, उसके पोर्च एरिया से पानी टपक रहा है। जबलपुर में भी एक हादसा हो चुका है और वहीं दिल्ली में भी नए बनाए गए एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा हुआ। इन सब के बीच चिंता का सबब है, लिहाजा देखते हैं कि क्या अपडेट निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं मुरैना से खबर, जहां पर हाथरस हादसे में मुरैना जिले की भी एक महिला की मौत की खबर आई है। हाथरस में सत्संग सुनने के लिए महिला गई थी। अंबाह पोरसा इलाके के 30 से 40 लोग हाथरस इस सत्संग को सुनने के लिए गए थे, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई, बाकी सभी सुरक्षित लौट आए हैं। हाथरस में सत्संग के बाद में भगदड़ मच गई थी और हादसे में 123 लोगों की जान गई थी और उसमें मुरैना की रहने वाली इन महिला की भी जान चली गई। 30 से 40 लोग गए थे। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, बताइए कि 30 से 40 लोग इस सत्संग में शामिल होने के लिए गए थे, जहां पर भगदड़ मची और एक महिला की मौत की खबर आ रही है, क्या जानकारी? बिल्कुल, ये अंबा पोरसा इलाके के साथी जो गांव है वहां के रहने वाले हैं और इनके साथ में 30 से 40 लोग एक बस करके ही लोग हाथरस गए हुए थे। चूंकि सत्संग, अगर इस महिला की बात की जाए तो ये महिला काफी लंबे समय से यहाँ सत्संग सुनने के लिए, जहाँ भी इनका सत्संग रहता है भोले बाबा का, और वहां पर वो सत्संग सुनने के लिए जाती है। लेकिन जिस समय ये लोग गए हुए थे, जैसे ही भगदड़ मची और घटना में चूंकि कई लोगों की उसमें मौत भी हुई है, उसी समय जो और लोग थे मुरैना के वो सभी सकुशल आ गए। लेकिन ये जो महिला नहीं वापस लौट कर आई, तो उसके बाद इनका जो पोता है उसने जहाँ भी जिन अस्पतालों में जो घायल और जो भर्ती थे वहां पर तलाश की, लेकिन जब महिला नहीं मिली तो हताश होकर वो हाथरस पहुंचा। तो चूंकि हाथरस के अस्पताल में तलाश करने के बाद पोस्टमार्टम हाउस में इस महिला का शव मिला और सबको लेकर परिजन, चूंकि और भी परिजन मौके पर पहुंचे और वो लेकर यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन साफ तौर से देखा जाए, जिस तरीके से सत्संगों में भीड़ इकट्ठी की जाती है और महिला लंबे समय से जुड़ी थी, लोगों का मानना है कि महिला ही इनसे 6-7 साल पूर्व से जुड़ी हुई थी और लगातार सत्संगों में जाती थी। तो उन्हीं के कहने के अनुसार यहाँ के लोग, तो सत्येंद्र, जो बाकी 30 से 40 लोग गए हैं, जो बताया जा रहे हैं कि सुरक्षित लौट आए हैं, सिर्फ एक महिला की मौत हुई है, क्या उन लोगों से भी आपकी बात हुई? कुछ बता पा रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर? चूंकि जांच के स्तर पर अभी यही पता लगाया जा रहा है वहां पर कि भाई ये भगदड़ आखिर मची कैसे, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है, क्या इस बारे में कोई जानकारी दे पाने की स्थिति में? बिल्कुल, चूंकि जो लोग गए हुए थे तो उनका साफ तौर से कहना है कि चूंकि अव्यवस्थाएं काफी फैली हुई थी और जैसे ही प्रवचन समाप्त हुए और जैसे ही एकदम अचानक ही भगदड़ शुरू हो गई। कई बार इस तरीके से रहता है कि सबसे पहले जो चरण वंदना वाली जो बात आती है या सबसे पहले जो दर्शनों की बात आती है तो एकदम भीड़ एकत्रित होकर बाहर निकलने को ली। लेकिन जिस तरीके से आयोजकों ने जो व्यवस्थाएं की थी वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित नहीं थी और प्रशासन को भी, चूंकि पुलिस और प्रशासन के जो इंतजाम होते हैं वो भी पूरी तरह से नहीं थे, इस कारण से आपका ठीक है। सत्येंद्र, कुल मिलाकर अभी खबर ये कि जो 123 लोगों की जान गई उसमें एक महिला मुरैना की भी रहने वाली थी। और अगली खबर भी हम भिंड मुरैना से ही दिखा रहे हैं, जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। रंगदारी को लेकर पेट्रोल पंप पर फायरिंग हुई है। 2 बाइक से जो है 4 बदमाश पहुंचे थे फायरिंग करने के लिए। फायरिंग में 2 लोग जख्मी हुए हैं और इस पूरे फायरिंग घटनाक्रम जो है वो सीसीटीवी में कैद हुआ है। आरोपियों की तलाश में फिलहाल इसके आधार पर पुलिस की टीम जुटी हुई है। देहात थाना क्षेत्र की घटना है। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सत्येंद्र, ये बताइए कि ये फायरिंग हुई है, पेट्रोल पंप पर नकाबपोश लोग थे, इन्होंने रंगदारी के मकसद से फायरिंग की थी, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए तो भिंड में अपराधियों के जो हौसले हैं वो लगातार बुलंद होने देखने को मिलते हैं। चाहे रेत माफियाओं के बीच फायरिंग की घटनाएं सामने आती हो या लूट और या डकैती जैसी घटनाएं सामने आ रही हो। उसी क्रम में ये पेट्रोल पंप जो नेशनल हाईवे 719 पर स्थित है भरोई इलाके में, और उस पर सावित्री पेट्रोल पंप के नाम से उसी में 4 नकाबपोश बदमाश बाइक सवार आते हैं और जिस तरीके से सभी पर पिस्टल, कट्टे और क्या कहते हैं और भी अन्य हथियार थे। और जिस तरीके से वो पहले पेट्रोल संचालक को अंदर
लूट के इरादे से गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारी थे वो भी जो चूंकि पेट्रोल पंप संचालक और उनके चाचा भी साथ में ही थे और सारे कर्मचारी एकत्रित हो गए तो उन्होंने उनको खदाड़ा, लेकिन उन्होंने जो बदमाश थे उन्होंने लगातार फायरिंग भी की, तो फायरिंग में 2 लोग घायल सत्येंद्र, हुए। ये सारी जानकारी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप ये बताइए कि 4 लोग जो हैं जो बताया जा रहा है उनके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है पुलिस की? बिल्कुल, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि पुलिस अभी दावे ही कर रही है कि आरोपी सीसीटीवी में घटना पूरी कैद है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है, बाइकों के जो नंबर है उनमें से चिन्हित की जा रहे हैं, लेकिन घटना होने के बाद पुलिस इस तरीके की बात तो करती है कि जिस तरीके से आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ तो कुल मिलाकर अब तक जो है इन 4 आरोपियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है और पुलिस का ये कहना है कि जल्दी इनकी गिरफ्तारी होगी, लेकिन कब होगी ये बड़ा सवाल है। सत्येंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपको। तो रंगदारी के लिए सरेआम फायरिंग दिन दहाड़े, ये बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर, लाडली बहनों के लिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए दरअसल ये बड़ी खबर, खुशखबरी वाली खबर है, क्योंकि लाडली बहना योजना की हितग्राही महिलाओं की के 14वीं किस्त की राशि जो है वो आज जारी की जाएगी। बहनों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। महिलाओं के खाते में 1250 रुपए की राशि आज ट्रांसफर की जाएगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की तमाम हितग्राही महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर होगी।